नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल। जहां मैं आप सभी को पिछली वीडियो में आपके क्लास 10th की जो सामाजिक विज्ञान है और उसके अंतर्गत जो आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन था, उसका जो आपका चैप्टर नंबर 3 था, जिसको मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया और ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आपके क्लास 10th में बोर्ड में जितने भी आपके सारे सब्जेक्ट हैं, उसमें से आपके एग्जाम से पहले जितनी भी चीजों को मैं पढ़ा सकूंगा, सारी चीजों को आपको एक-एक करके प्रोवाइड कर रहा। और इससे पहले मैंने आपको जो आपके कह सकता हूँ साइंस की सीरीज है, उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करा रखा है। साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में जो PYQs हैं, सारी चीजों को मैंने आपको सॉल्व करा रखा है। तो अगर आपने वो चीजें नहीं देखी हैं, तो जाकर के आप उसको दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि जब आप PYQs को लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको आंसर आपका हो रहा या फिर नहीं हो रहा। इससे होगा क्या कि जैसे आपको दिखेगा कि आपका आंसर हो जा रहा, आपको सारी चीजें आ रही, तो आप वहां पे उस सब्जेक्ट पे थोड़ा कम ध्यान देके आपका जो अगला सब्जेक्ट है आप उस पे पूरी तरीके से फोकस कर सकते हो, ताकि आपके एग्जाम में केवल एक सब्जेक्ट में बेटर होने से आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले। आपको सारे सब्जेक्ट में अच्छा करना होगा, तभी जाकर के आप अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके हिस्ट्री वाले भी पोर्शन को पूरी तरीके से कंप्लीट करा रखा है, जिसमें आपके टोटल 5 चैप्टर थे। साथ में कह सकता हूँ लास्ट में आपका मैपिंग है, तो एग्जाम से पहले मैं आपकी मैपिंग को पूरी तरीके से करा दूंगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। साथ में ज्योग्राफी के 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और सारे चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर 4 है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में कह सकता हूँ कि MCQs बनते हैं। साथ में एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है कि यही इसी चैप्टर से आपका बनेगा। एक चीज और याद रखनी है कि ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, फिर ये चैप्टर आपका पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कौन सा है आपको याद रखना है, ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा और ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि इसी प्रकार से मैं आपके सारे चैप्टर्स को कराने वाला हूँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। साथ में जैसे ये आपका SST वाला पोर्शन खत्म होगा, आपके एग्जाम में जितने भी कह सकता हूँ सब्जेक्ट हैं, उसमें आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा, जिसमें मैं आपको हिंदी का जो आपका है, साथ में इंग्लिश है, मैथ में भी अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको करा दूंगा। साथ में और भी जो पोर्शन है मैं सारी चीजों को कराऊंगा। तो अगर आप उन चीजों को पाना चाहते हैं तो आप उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे आपको सारी चीजें टाइम पे मिल सके। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 4 कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। जैसा कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक किसान है, साथ में आपको खेतों में चलता हुआ ट्रैक्टर, यहाँ पे रोपाई करते हुए लोग, साथ में आपको कई प्रकार की फसलें दिख रही होंगी। तो आप इस चैप्टर से ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बच्चे आपके जो हैं वो देहात से ही जुड़े हैं, तो उनको इसके बारे में नॉलेज होती है। तो यहाँ पे हमें चीजों को देखते हुए चलना है और याद रखिए ये चैप्टर आपके लिए इजी होने वाला है, क्योंकि इसके बारे में ज्यादातर बच्चे जानते रहते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि आपको यहाँ पे पाठ्यक्रम में मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कि जो पहला टॉपिक है वो है आपका कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, जहां पे हम ये देखेंगे कृषि क्या होती है। यानी कि कृषि एक ऐसा माध्यम होता है जिसे हम कह सकते हैं एक प्रकार से हमें कच्चे मालों की प्राप्ति होती है, खाद्य पदार्थों की प्राप्ति होती है। भारत की ज्यादातर जो जनसंख्या है वो इसी में जुड़ी है। आपका ये GDP में भी आपकी हेल्प करती है। तो ये इस प्रकार से हम कृषि के बारे में जानेंगे। साथ में हम ये जानते हैं कि ये हमारे प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। प्राइमरी सेक्टर का मतलब आप जानते होंगे कि जो सारे सेक्टर है उनको 3 भागों में डिवाइड किया है। स्पेशली वो 5 भागों में डिवाइड किया जाता है, बट हम यहाँ पे 3 भागों के बारे में जानते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स के अंदर होता है। और क्लास 9th में आपने इकोनॉमिक्स में कह सकता हूँ कि प्राइमरी फैक्टर, सेकेंडरी फैक्टर और सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें कृषि क्या है आपकी प्राथमिक, कह सकता हूँ प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आपका आता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। आगे क्या है, आगे दूसरा हम पढ़ेंगे जो टॉपिक, वो होगा भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि भारत में जो भूमि होती है उसमें अगर किसी भी व्यक्ति की भूमि एक जगह पे इकट्ठी नहीं हो, अलग अलग जगहों पे फैली हो, तो हम क्या करते हैं चकबंदी के माध्यम से, या चकबंदी एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं जो सारी जगह पे भूमि किसी एक व्यक्ति की फैली हुई है
उसको इकट्ठा करने का वो तरीका है, माध्यम है। इस तरीके से हम यहाँ पे दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तीसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का आप क्या करिए, महत्व को बताइए कि जो कृषि है वो भारत के लिए किस प्रकार से हेल्पफुल है भारत की इकोनॉमी में। तो आपको पता है कि भारत में ज्यादातर लोग क्या है, कृषि से जुड़े हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है, अगर वो कृषि कर रहा, फिर भी वो कुछ पैसे को अर्न कर सकता है, यानी कि इनकम वो कमा सकता है। दूसरी चीज, कृषि के माध्यम से ही हमें क्या मिलते हैं, कच्चे माल मिलते हैं। कृषि के माध्यम से ही कह सकते हैं व्यापार होते हैं, चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो इस प्रकार से कृषि की हम लोग यहाँ पे महत्वता या फिर कह सकते हैं कृषि का जो इंपॉर्टेंस है, जो इंपॉर्टेंट रोल है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। अगला जो टॉपिक होगा कि कृषि की समस्या क्या है। आपको पता है कि भारत में ज्यादातर लोग खेती करते हैं, और अगर खेती कर रहे हैं तो उसमें वो चाहेंगे कि हम ज्यादातर फसलों का उत्पादन करें। तो फसलों का उत्पादन तभी होगा जब आपके यहाँ पे कृषि जो है वो कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से ज्यादा बेटर तरीके से की जा रही हो। लेकिन भारत में अभी ऐसा नहीं है। तो कह सकते हैं कि भारत में जो कृषि के अंदर जो समस्याएं हैं उनको दूर करके ही कह सकता हूं कि ज्यादातर उत्पादन को किया जा सकता है। तो इस ज्यादा उत्पादन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कृषि के अंदर या एग्रीकल्चर के अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है, उसको क्या करना है, उनके बारे में पढ़ना है कि कृषि के अंदर कौन कौन सी समस्या है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान देना होगा। इसके बाद हम यहाँ पे कृषि के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें हम कृषि के 4 भाग को देखेंगे। आपने सुना होगा झूम कल्टीवेशन के बारे में, यानी कि जिसको कर्तन दहन कृषि के नाम से जानते हैं। रोपड़ कृषि के बारे में सुना होगा, वाणिज्यिक कृषि के बारे में। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक करके पढ़ेंगे। और याद रखिए ये टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे कृषि का शस्य प्रारूप पढ़ेंगे, और फिर भारत की प्रमुख फसलें, और इसके बाद भूदान आंदोलन क्या था इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और याद रखिए ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 में ये पूरे तरीके से चैप्टर कंप्लीट होगा। मैं इसमें कुछ टॉपिक को आज पढ़ाऊंगा और कुछ टॉपिक को कल आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको सारी चीजें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे मैंने आपको पाठ्यक्रम बता दिया। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे जो चीजें हैं हम देखेंगे। तो पहला आपको ये दिख रहा होगा, पहले आपको यहाँ पे कृषि लिखी है। तो याद रखिए जो चीजें स्लाइड पे लिखी गई पहले उसको ध्यान ना दीजिए, मैं आपको एक एक करके सारी चीजों को लिख करके हाथों से दिखाऊंगा, फिर आप में क्या लिखा है मैं समझा दूंगा। याद रखिए जितनी चीजें बताऊंगा उसमें ये जितने पॉइंट्स लिखे इससे कहीं ज्यादा आपको आ जाएंगे। अभी मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये आपने प्लांट देखा होगा, सरसों का पौधा है। इसके अलावा आपने खेतों में इस प्रकार से गेहूं देखे होंगे कि जब गेहूं कटने से कुछ टाइम पहले इसी प्रकार के हमें दिखते हैं। और आपने इस तरीके से खेतों में कहते हैं जो क्यारियां बना करके खेती की जाती है, आप उन चीजों को गांव में देखे होंगे। तो इस तरीके से आपने देखा होगा। आइए अब हम यहाँ पे कृषि के बारे में थोड़ी सी चीजों को देखते हैं, फिर उनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कृषि किसे कहते हैं। क्या इसमें हम ये देखेंगे कि कृषि आपका क्या होता है, एग्रीकल्चर हम किसे कहते हैं। तो याद रखिए कृषि हम किसे कहते हैं। तो कृषि क्या है, कृषि एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से क्या होता है, हमें कच्चे मालों की प्राप्ति होगी। क्योंकि जैसे हमें गेहूं मिलेगा तो तभी हम गेहूं से कह सकते हैं अलग अलग प्रकार की चीजें, जैसे आटे बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं। तो कृषि क्या कह सकता हूं कि ये क्या है, ये एक ऐसा माध्यम है, क्या लिख सकता हूं कि एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से हम खाद्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं, जिसकी मदद से हम कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों के लिए कच्चे माल प्राप्त करते हैं। पदार्थों के लिए क्या करते हैं, कच्चे माल को प्राप्त करते हैं, कच्चे माल को प्राप्त करते हैं, ये आपको पता होगा। और कैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल भी दे दिया कि जिस प्रकार से गेहूं की वजह से हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाएंगे, सेम उसी तरीके से। और वो हमें कैसे मिलेगा, तो वो हमें मिलेगा जब हम एग्रीकल्चर करेंगे तब। दूसरा इसमें पॉइंट क्या हो जाएगा,
कि जो कृषि है वो ज्यादातर भारत की जो जनसंख्या है वो क्या करती है, वो खेती करने का काम करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि ज्यादातर भारत, या फिर कह सकता हूं ज्यादातर भारतीय क्या है, कृषि पर निर्भर है। भारतीय आपके कृषि पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। कितना, वो भी आप ध्यान दीजिएगा, निर्भर है। तो याद रखिए भारत की जो जनसंख्या है अगर उसको मैं टोटल 3 मान लूं, यानी कि जैसे आपने सुना है 1/3 2/3 इस प्रकार से आपने सुना होगा, तो अगर मैं भारत की जनसंख्या को 2/3 मान लेता हूं, यानी कि जब उसका हम 1/3 करेंगे तो आपको पता है कि कितना परसेंट निकलेगा, तो आपको पता है 33%। 2/3 करेंगे तो 66 या 67% अप्रोक्स में, और कह सकता हूं थर्ड का मतलब ही हो जाएगा 100%। तो भारत की जो जनसंख्या है उसका 2/3 जो है, यानी कि 66 से 67% के बीच जो जनसंख्या है वो क्या है, तो याद रखिएगा वो आपका कृषि पर निर्भर है। तो ये आपको ध्यान देना है। अगली चीज और क्या हो सकता है कि जो कृषि है वो भारत की आजीविका का स्रोत है। आजीविका का मतलब जो जीने के लिए जरूरी है। तो कह सकता हूं कि भारतीय कृषि लोगों के लिए आजीविका का स्रोत है। तो यानी ये जो कृषि है वो क्या है, लोगों की आजीविका का स्रोत है। तो लोगों की क्या, आजीविका का स्रोत है, आजीविका का स्रोत है। तो ध्यान दीजिएगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों को आप लोग ध्यान से देखते रहिए। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, आपने सुना होगा कि भारत के अंदर कृषि ज्यादातर लोग कर रहे हैं, तो भारत को कहा जाता है कि भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश। तो आपको ये सारी चीजें मैं एक तरीके से कह सकता हूं कृषि के अंतर्गत बता रहा, और ये सब क्या है, कृषि की विशेषताएं, भारत में कृषि किस तरीके से होती है। इसके अलावा और भी क्या लिख सकते हैं हम इसके अंदर, तो हम इसके अंदर ये लिख सकते हैं कि जो भारत कृषि होती है, मैंने आपको बताया वो लोगों का कह सकता हूँ प्राथमिक सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो ये कह सकता हूँ कि भारत में जो प्राथमिक कार्य होते हैं, जो प्राथमिक क्रियाएं होती है वो क्या है, कृषि हमारी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कृषि क्या है, भारत की या भारत में लोगों की प्राथमिक क्रिया है। तो ये आपको ध्यान देना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो कृषि है वो भारत के लिए क्या है, प्राथमिक क्रिया, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से इतने सारे पॉइंट्स है। अब याद रखिए अगर आपको ये सारे पॉइंट आते रहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं इसकी मदद से, जब आपको ये पॉइंट आएंगे तो आप जब आंसर लिखोगे इन सारे फैक्ट्स को आप जब उसमें कंक्लूड करोगे, अगर आपसे कृषि के बारे में पूछता है तो आप इतने पॉइंट लिख दीजिएगा। अगर कोई और आंसर पूछेगा कृषि से, भारतीय कृषि की विशेषता बताइए, तो जब मैं अभी आपको विशेषता बताऊंगा तो उसके अंतर्गत आप ये कह सकते हो एक प्रकार से इंट्रोडक्शन के फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे आपसे भारतीय कृषि की विशेषता पूछेगी तो आपकी कॉपी कुछ इस प्रकार से होगी। तो आप करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले यहाँ पे आप कह सकता हूँ ये जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कुछ इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे हेडिंग हो जाएगी भारतीय कृषि की विशेषता, और जो आपका पॉइंट मैं भी आपको बताऊंगा इस तरीके से आप पॉइंट पॉइंट करके आंसर लिखोगे। और आप ध्यान दीजिएगा ये जो आपका आंसर अगर इस तरीके से आप लिखते हो तो आप ये कह सकता हूँ एक एग्जामिनर पे जो है पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है, और आपका आंसर तो बेटर होने ही वाला है। तो इस प्रकार से आप जब पॉइंट को ध्यान देंगे तभी आपका ये चीजें क्लियर होगा। और याद रखिए जब लिखते हुए आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये हो पाएगा। तो ये सारे आपको पॉइंट याद रखने हैं। मैंने कई सारे यहाँ पे पॉइंट आपको कृषि के बारे में बता दिए, तो सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 4-5 पॉइंट आपके लिए बहुत है। तो आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं कृषि के बारे में क्या हमसे बोल रहा। यहाँ पे आपसे कह रहा कृषि के बारे में क्या, कि ये क्या है, एक प्रकार का प्राथमिक कार्य है या फिर प्राथमिक क्रिया है, यानी कि कह सकता हूँ एक प्रकार से कि लोग इसको पहले करते हैं। अगर भारत में कोई बेरोजगार है, अगर वो कृषि से जुड़ जाता है तो भी क्या है, वो पैसों को अर्न कर सकता है। इस प्रकार की चीजें आप जानते होंगे। और क्या बोला कि भारतीय जनसंख्या की ये क्या है, आजीविका का स्रोत है। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि ये ज्यादातर लोग काम करते हैं, इसमें ज्यादा उनको पैसे भी मिल जाएंगे, साथ में खाने के लिए भी चीजें मिल जाएंगी, तो जीने के लिए इतना काफी हो जाता है। इसके अलावा
भारत की जनसंख्या का क्या 2/3 यानी कि कह सकता हूँ 66 से लेकर के 67% कह सकता हूँ ये किसमें ऐड है, या कितने इसमें लोग क्या कर रहे हैं, कृषि का कार्य कर रहे हैं। साथ में बोला हमारे भोजन का अधिकांश हिस्सा किससे मिलता है, तो याद रखिए कृषि से, क्योंकि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही उत्पन्न हुई चीजों से बनते हैं। तो इसी प्रकार से ये पॉइंट आपका लिखा गया है। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी उम्मीद करता हूं। इसके बाद जो आपका आगे है वो क्या है कि भारतीय कृषि की विशेषता। अब कैसे आंसर लिखना है मैं आपको थोड़ा सा बता रहा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि इस प्रकार से आपकी कुछ कॉपी होगी, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से आपकी एग्जाम की कॉपी होगी और आपसे पूछ देगा कि भारतीय कृषि की विशेषता को या फिर विशेषता का वर्णन कीजिए। करेंगे क्या, मैंने जो आपको पहले बताया ना, जो पहले कृषि क्या है, तो एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, आपका परिचय हो जाएगा, या फिर कह सकता हूं एक प्रकार से आपका इंट्रोडक्शन होगा, जो कि इस तरीके से यहां से ऐसे शुरू होगा और आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे इतना 2-3 लाइन या 3-4 लाइन कह सकता हूँ इंट्रोडक्शन के फॉर्म में लिख दिए। इसके बाद आपका कह सकता हूँ जो मेन हिस्सा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारतीय कृषि की विशेषता को लिखना होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे भारतीय कृषि की विशेषता, और फिर आपको ये जो पॉइंट है आप यहाँ पे इस पॉइंट को इस तरीके से पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। जी, इससे याद रखिए ये जो आपका आंसर बन रहा, आपके लिखने की जो ये टेक्निक है, ये आपको आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत ये हेल्पफुल होने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा, आंसर को कुछ इस प्रकार से लिखने की कोशिश किया कीजिए आप लोग, ताकि आंसर बेहतर तरीके से लिखा जा सके। तो आइए हम यहाँ पे क्या करते हैं, भारतीय कृषि की विशेषता के बारे में जानते हैं। अब याद रखिए भारतीय कृषि में कह सकता हूँ भारतीय कृषि को बेहतर बनाने के लिए कई सारे कार्य किए जाते हैं, जिसमें एक कार्य होता है जिसको हम बोलते हैं भूमि चकबंदी द्वारा एक स्थान पर इकट्ठा करना। क्या करना कि कोई व्यक्ति है उसकी भूमि अलग अलग जगहों पे फैली हुई है, तो आपने सुना होगा कि जब गांव में चकबंदी होती है तो उससे क्या होता है, भूमि का एक्सचेंज होता है। तो जिसकी अगर भूमि कई जगह फैली हुई अलग अलग जगहों पे, तो अगर वो चाहता है, सारे लोग कंसर्न है, तो क्या करेंगे, उस भूमि को एक ही जगह पे अपना ले सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यहाँ पे चकबंदी के नाम से जानते हैं, यानी कि अलग अलग टुकड़ों में विभाजित भूमि को क्या किया जाए, एक ही जगह पे इकट्ठा कर लिया जाए। इसी को हम क्या कहते हैं, चकबंदी कहते हैं, भूमि की चकबंदी। तो ध्यान दीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भारतीय कृषि की विशेषता है। दूसरा क्या है कि पहले के टाइम में कह सकता हूं कि भारत में ज्यादातर खाद्यों का या जो उर्वरक हैं, जो फर्टिलाइजर है, उनका उपयोग नहीं किया जाता था। लेकिन जैसे ही कह सकता हूं कि 1957 1960 के बाद वाला टाइम आया, तो भारत में हरित क्रांति हुई और वहां पे चीजें क्या हुई, मशीनों के द्वारा कार्य को किया जाने लगा। साथ में जो कृषि है उसमें ज्यादातर उर्वरकों का उपयोग किया जाने लगा। क्यों, क्योंकि भारत में खाद्यान्नों की जो उत्पादन थी उसको बढ़ाना था, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना था, इसीलिए इस प्रकार के कार्य किए गए हैं। तो उस टाइम से क्या हुआ, भारतीय कृषि में कह सकता हूं कि ज्यादातर जैविक खादों का उपयोग किया जाने लगा, उर्वरकों का उपयोग किया जाने लगा। तो यही आपको दूसरी विशेषता याद रखना है कि अधिक का मतलब ज्यादातर मात्रा में। तीसरा क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि कृषि का उत्पादन ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें अलग अलग प्रकार के यंत्रों का उपयोग करेंगे। आगे क्या है, अलग अलग प्रकार के उपकरणों का उपयोग करेंगे। जैसे कि पहले टाइम में आपको पता है कि ट्रैक्टर नहीं हुआ करता था, तो लोग बैलों से क्या करते थे, जुताई करते थे। अब क्या हुआ, ट्रैक्टर आया तो उससे क्या हुई, वो चीजें आसान हो गई। और जब आसान हो गई तो कह सकते हैं व्यक्ति किसी बड़े हिस्से पे भी खेती कर सकता है, क्योंकि उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लग रही। हाँ, थोड़ा सा वो क्या है, खर्चीला होता है, बट कह सकते हैं कि उसमें उतना मेहनत नहीं लग रहा। दूसरी चीज आपके पास टाइम की भी बचत हो रही। तो ये क्या है, इसकी विशेषता है। चौथा बोल रहा कि भारी मात्रा में कीटनाशकों खरपतवारों को क्या हुआ, कह सकता हूं एक प्रकार से कि इसके लिए क्या होता है कि जितने भी कीटनाशक होते हैं, जो खरपतवार या इस प्रकार की चीजें होती हैं जो हानिकारक होती हैं फसलों के लिए, उनके लिए क्या करते हैं, ऐसी दवाओं का उपयोग करेंगे जो क्या करे, उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार की चीजें आप जानते होंगे। आगे क्या है, मिट्टी में पाए जाने लवणों तथा खनिजों का क्या होता है, वैज्ञानिक परीक्षण होता है। इसका मतलब कि जो आजकल क्या होता है कि जितनी भी लोगों की, जिनके पास ज्यादातर मात्रा में भूमि है, तो वो क्या करते हैं, उनका जो खेत है, वो खेतों में कह सकता हूँ ऐसी अलग अलग प्रकार की
टेक्नोलॉजी, अलग अलग प्रकार के तरीकों का उपयोग करके अपने खेतों में जो मिट्टी है उसकी जांच करवाते हैं और पता करते हैं कि उसमें किस प्रकार की चीजों की कमी है, फिर उसकी पूर्ति के लिए क्या सलूशन है उसका कार्य करते हैं। तो आज के लिए भारतीय कृषि की विशेषता में आप लिख सकते हो। आगे क्या है, खेतों की जुताई वैज्ञानिक विधि से करना कह सकता हूं अत्यंत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका मतलब, ध्यान दीजिएगा। जैसे इसका मतलब ये है कि आपको जो जुताई होगी खेतों के अंदर उसको ध्यान से करवाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे कई प्रकार की प्रॉब्लम होगी। अब मैंने आपको जब मैंने आपको भूमि पढ़ाया था, भूमि मृदा अपरदन, तो उस टाइम मैंने बताया था कि खेतों की जुताई करना सही ढंग से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा क्यों? आपको पता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका नहर या नदी का पानी आ रहा, आपका खेत कुछ इस प्रकार से है और आपने केवल ट्रैक्टर से इस तरीके से कॉलम वाइज आपने जुताई करा रखी है। पानी आएगा, ये मिट्टी को बहा करके आगे की तरफ ले जाएगा। लेकिन यही क्या हो, ये कुछ इस प्रकार से भी अगर जुताई की होती है तो जो मिट्टी में ये नालियों जैसी संरचना बनेगी, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और मिट्टी एक दूसरे के साथ मिल जाती है। इस प्रकार से होता क्या है, जो मृदा अपरदन का कार्य होता है, जो कह सकता हूं कि मिट्टी का कटाव होता है, वो काफी हद तक रुक जाता है। और साथ में आपको पता है कि खेतों में हमें मेड़बंदी तो होती है, तो मेड़बंदी को कराया जाता है जिससे मृदा का अपरदन रोका जा सके। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आंसर किस प्रकार से आपको लिखना है, किस तरीके से आएगा कि भारतीय कृषि की विशेषता का वर्णन कीजिए, तो डायरेक्ट ये पॉइंट नहीं लिखने आपको, पहले आपको इंट्रोडक्शन बनाना पड़ेगा। और इस इंट्रोडक्शन के लिए मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट समझा दिए। इसके बाद आप क्या करोगे, हेडिंग लगा के आप जब इसको आंसर लिखोगे तो याद रखिए ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे यहाँ पे भारतीय कृषि का महत्व क्या है, क्या लिख सकते हैं हम भारतीय कृषि के महत्व में। एक चीज याद रखिए, पहले क्या लिखा है इस स्लाइड पे, आप उन चीजों को ध्यान मत दीजिए। जो मैं आपको समझा रहा पहले उसको सुनिए ध्यान से, फिर आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिए कि भारत की जो ज्यादातर जनसंख्या है वो क्या है, वो कृषि से आपकी जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। और आपको पता है कि भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खेती का कार्य करते हैं। और जब खेती का कार्य करेंगे तो ज्यादा उत्पादन जब होगा तो वो क्या करते हैं, अपनी फसलों को जब बेचते हैं तो उससे क्या होगा, उनको अर्निंग होती है, उनको पैसे की प्राप्ति होती है। हाँ ये है कि अन्य कार्यों की अपेक्षा थोड़ा सा कम पैसे मिलते हैं, बट हाँ मिलते जरूर हैं। तो इससे क्या कह सकते हैं कि जो भारत की जनसंख्या है उनके लिए कृषि क्या करती है, एक प्रकार से रोजगार को प्रदान करती है। तो आप इस तरीके से कह सकते हो। दूसरी चीज इसमें कि ये क्या करती है, हमारी ये जो कृषि है, ये जो एग्रीकल्चर है, कह सकता हूँ भारत की जो जीडीपी ग्रोथ होती है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे भारत की जीडीपी में पहले ये रोल अलग अलग प्रकार से निभाता था। कह सकता हूं कि जैसे आपका 100% होगा तो कृषि का उसमें कुछ ना कुछ पार्ट जरूर होता है। अगला चीज कह सकता हूं कि ये क्या करती है, जितने भी उद्योग धंधे हैं, उद्योग धंधों को किस में रखते हैं, तो आपको पता होगा इसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में रखते हैं। आपने ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स के अंदर क्लास 9th में पढ़ी है, इसीलिए मैं इनको दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा। कौन सा, जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और कह सकता हूँ टर्शरी सेक्टर। तो कह सकता हूं एक प्रकार से जो उद्योग धंधे होंगे उनके लिए वो क्या करते हैं कि कच्चे मालों को पहुंचाते हैं, क्योंकि जब तक कच्चे माल नहीं जाएंगे कह सकता हूं कि नए नए प्रकार के जो चीजें बनती हैं जो वो हमें नहीं मिल पाएगा। जैसे मान लीजिए एक तरीके से जो आपका कपास होता है उससे क्या होती है, कपड़े की प्राप्ति होगी। अगर कपास नहीं हो तो कपड़ा बनेगा ही नहीं, तो कपड़ा पहनेंगे कहां से। तो एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कृषि कितना इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक एक करके हम इन चीजों को देखते हैं। इंपॉर्टेंस आपको इस तरीके से लिखी हुई मिल जाएंगी। क्या लिखते हैं यहाँ पे, हाँ देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से आप लोग देखिएगा। इस पे मैं जस्ट 1 मिनट रुक जाइए। हाँ यहाँ पे ये देखिएगा, पहला क्या पॉइंट है कि रोजगार का मुख्य साधन, यानी कि ज्यादातर जो कह सकता हूँ रोजगार मिलता है यहीं पे। बोला भारतीय कृषि का सर्वाधिक महत्व रोजगार की दृष्टि से माना जाता है, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या का 67% है वो क्या है, इसी में इन्वॉल्व है। संलग्न का मतलब इसी में कार्य कर रही है। बोला कृषि क्षेत्र में कृषक, कृषि श्रमिक, दैनिक श्रमिक, परिवहन में संलग्न लोग आदि कृषि में रोजगार का कार्य करते हैं। अब आपको पता है कि कृषि में खेती करने वाला होता है, जो ट्रैक्टर चलाता है वो भी काम अपना करता है, जो कह सकता हूँ जुताई करता है वो भी कार्य करेगा।
तो इस तरीके से कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनको अलग अलग प्रकार से कह सकता हूं कि रोजगार की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है, अगला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि राष्ट्रीय आय में महत्व, यानी कि जो कह सकता हूँ नेशनल इनकम होती है, जो मैंने आपको जीडीपी के बारे में बताया वही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि उसमें ये क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। बोला भारतीय कृषि का राष्ट्रीय आय में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि देश की लगभग 1/3 भाग से अधिक राष्ट्रीय आय क्या होती है, हमें खेती से मिलती है। यानी कि भारत के अंदर जो भी रिवेन्यू होता है उसका 1/3 कहाँ से आता है, तो याद रखिए वो हमारे एग्रीकल्चर से आता है। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे क्या है, आगे आपको बोला कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुमान के अनुसार राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम है उसका कितना है, 38%। आपको पता है भारत में कई प्रकार की कंपनीज हैं, कई प्रकार की बिल्डिंग है, अलग अलग टैक्स लिए जाते हैं, उन सब में अगर सबका मिला करके कह सकते हैं भारत की जो रेवेन्यू बनती है उसका 38% केवल एग्रीकल्चर से आता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, ये कृषि आपका एग्रीकल्चर। अब आपको पता है अलग अलग प्रकार के सेक्टर होते हैं, 3 सेक्टर, जिसमें से फर्स्ट सेक्टर ही क्या कर रहा है, आपको 38% दे रहा। तो आप देख रहे होंगे कि दूसरे और तीसरे कितने आपको दे रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। आगे बोला कि उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करता है। कैसे, कृषि औद्योगिक जगत को कच्चा माल प्राप्त होता है, अगर कच्चा माल नहीं हो तो चीजों को उत्पादित नहीं किया जा सकता। तो कच्चे माल का, अगर ऐसा कृषि से उत्पन्न कच्चे माल का अभाव हो जाता है, बोला यदि कृषि से उत्पन्न कच्चे माल का अभाव हो जाता है, कमी हो जाएगी, तो कह सकते हैं बंद होने के कगार पे आकर के सारे उद्योग आपके खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये चीजें समझ में आए होंगी। इसके बाद कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, उनको देख लीजिए। बोला कि विदेशी व्यापार में महत्व, आपको पता है कि भारत से चीजों को एक्सपोर्ट किया जाएगा, भेजा जाएगा, उससे क्या होगा, भारत में पैसा जनरेट होंगे, रेवेन्यू। भारत के विदेशी व्यापार में कृषि उत्पादन क्या है, एक प्रकार से इंपॉर्टेंट आपके रोल निभाते हैं। कृषि से उत्पन्न उत्पादों को विदेशों में क्या किया जाता है, आयात नहीं निर्यात किया जाता है। इस प्रकार भारतीय कृषि विदेशी मुद्रा अर्जन का एक मुख्य स्रोत है। जैसे भारत के यहाँ से चीजें गई तो वहां से डॉलर आएंगे, तो वो कहाँ पे, भारत के अंदर एक प्रकार से ग्रोथ को बेहतर तरीके से दिखाते हैं। आगे क्या बोल रहा, आगे बोला कि राजस्व महत्वपूर्ण योगदान, वही जो मैंने आपको रेवेन्यू के बारे में बताया, वही आपको यहाँ पे बोला कि 350 करोड़ ये सब है। इन चीजों को अब आप क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। मैंने आपको समझा रखा है, समझ में आपको आ जाएगा जब आप इन चीजों को पढ़ेंगे। इसके बाद खाद्यान्न की पूर्ति, ज्यादातर जनसंख्या इसी से आपकी कह सकता हूँ पेट भरती है। शहरी लोग जो होते हैं उनको भी कृषि के ही माध्यम से चीजें मिलती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी सेम उसी तरीके से लिखना है। मैंने आपको बताया ना, कॉपी में पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद महत्व को लिखना है। केवल महत्व को लिखने से आपका आंसर अच्छा नहीं हो जाता, आपको लिखना पड़ेगा कि पहले कृषि का इंट्रोडक्शन, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये भारत की जनसंख्या की आजीविका का स्रोत है, देश का लगभग 67% जो लोग है, जो जनसंख्या है, वो क्या है, आपकी कृषि में इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से आप वहां पे देख लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कृषि की समस्याएं। कृषि में क्या क्या समस्याएं हो सकती है, जिससे अगर इन समस्याओं को हम दूर कर दें तो क्या हो कि भारत में जो उत्पादन है उसकी मात्रा बढ़ जाए। तो फिर से वही चीजें कि अगर आपसे पूछे कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए, तो फिर वही लिखना है, पहले आपको इंट्रोडक्शन, फिर ये चीजें, और फिर आपको आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कृषि की प्रमुख समस्याएं। 2 प्रकार की ये समस्याएं, एक तो ये कह सकता हूं कि ये जो है सामान्य कारण है, कुछ कह सकता हूँ जनरल प्रॉब्लम है इसकी, और कुछ संस्थागत प्रॉब्लम है। मतलब जैसे भारत के अंदर कह सकता हूँ जो किसान है उनके अंदर कह सकता हूँ किसानों को इस प्रकार से नहीं पता है कि किस प्रकार से उनको वैज्ञानिक दृष्टि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके खेती करें, ताकि कह सकते हैं एक प्रकार से जो उत्पादन है वो पूरी तरीके से बढ़ जाए। तो ऐसा नहीं पता है, तो उसी को यहाँ संस्थागत में पढ़ेंगे। और दूसरा हम लोग सामान्य कारण है उसको देख लेते हैं। तो सामान्य कारण में क्या है, बोल रहा कि भूमि पर निरंतर कृषि करना। निरंतर का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस, कि कोई भूमि है उस पर हम क्या करें, लगातार खेती करते जा रहे हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी। आपको पता है कि अगर हम किसी भूमि पर लगातार खेती करते जाते हैं तो उससे होगा क्या, उससे ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि जो भूमि है, जो मिट्टी है, उसकी क्या होती है, उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि भूमि पर निरंतर कृषि करने से क्या होगी, जो भूमि होगी
वो क्या कह सकता हूँ एक प्रकार से कि जो भूमि की उर्वरकता क्षमता होती है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है कि अगर इस पे निरंतर कंटिन्यू खेती की जाए तो आपकी जो उर्वरक शक्ति है वो क्या होगी, पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पे आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान देना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है आइए यहाँ पे फिर आगे अगली प्रॉब्लम को देखते हैं। क्या बोला कि भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक भार। अब एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि जनसंख्या 140 से 150 करोड़ और भूमि कम मात्रा में है, तो कह सकता हूँ कि वहां पे रहने के लिए भी लोगों को आवास की भी जरूरत है, साथ में खेती की भी जरूरत है। तो कैसे हो पाएगा ये, तो थोड़ी सी भूमि की कमी भी है और ज्यादातर जनसंख्या इसी पे डिपेंड हो गई है। तो इसीलिए यहाँ पे ये भी एक प्रकार से कह सकता हूँ समस्या कृषि के लिए है। अगला क्या है कि कुशल मानव शक्ति की कमी, यानी ज्यादातर लोग इसमें मेहनती लोग नहीं। अब आपको पता है आजकल के जो भी लोग हो रहे हैं वो ज्यादातर इन चीजों से अब जुड़ नहीं रहे हैं। अब वो क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की स्किल्स को सीखने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। उनका मानना है इसमें ज्यादा श्रम लगता है, इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से दूसरी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आगे क्या है, संस्थागत कृषि। इसमें क्या है कि कृषि सेवाओं की कमी का मतलब क्या होता है, तो कृषि सेवाओं की कमी का मतलब जो गवर्नमेंट लोग होते हैं वो किसानों को उस प्रकार से चीजों को समझाते नहीं है, बताते नहीं है, जिससे कृषि का उत्पादन ज्यादा हो सके। तो यहाँ से भी प्रॉब्लम आपकी जनरेट होती है। आगे क्या बोला, खेतों के छोटे आकार। अब आपको पता है दूसरे देशों में, अमेरिका जैसे देशों में एक व्यक्ति के पास ज्यादा मात्रा में खेती होती है तो वो उससे क्या करेगा, ज्यादा उत्पादन करेगा। लेकिन भारत में छोटे थोड़े थोड़े खेत होते हैं तो व्यक्ति क्या करता है, ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाता है। बोला कि अल्प मात्रा में भूमि सुधार। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट के लोग कितने ही ज्यादा इन चीजों पे ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार की ये दो टाइप की प्रॉब्लम है। कैसे आंसर लिखना है, मैं जैसे एक पेज हो गया, पेज पे सबसे पहले आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन, इस तरीके से आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फिर आपकी हेडिंग हो जाएगी यहाँ पे, क्या हेडिंग हो जाएगी आपकी, कृषि की प्रमुख समस्याएं। यहाँ पे कृषि के प्रमुख समस्याएं। फिर ये 6 पॉइंट आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको दो भागों में इस तरीके से डिवाइड भी कर सकते हो। समस्या इसको बीच में लिख के दो भाग में डिवाइड कीजिए। एक हो जाएगा सामान्य कारण और दूसरा हो जाएगा क्या आपका संस्थागत कारण। अब इसके नीचे 3 पॉइंट और इसके नीचे आप 3 पॉइंट लिख देंगे, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आंसर देखने में भी सुंदर लगेगा, स्पष्ट भी होगा, जो कॉपी चेक करने वाला होगा उसको भी ये आंसर समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, मैंने इसीलिए वो जो पहली स्लाइड पे आपको लिख के दिखाया ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, तो उस चीज को ध्यान दीजिएगा। समस्याओं के बारे में हमने देख लिया, कई सारे यहाँ पे मैंने आपको टॉपिक बताए थे। यहाँ पे पहले पढ़ेंगे कृषि विशेषता, कृषि का महत्व, कृषि की समस्या। अब हम क्या देखते हैं कि कृषि के प्रकार। अब आपको पता है कि कृषि के टोटल 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, पहला, यहाँ पे आप लोग एक एक करके पहले देख लीजिए, फिर मैं आपको चीजों को समझा देता हूं। तो पहले क्या लिखा है, कृषि के प्रकार हैं, जिसमें पहला आपका प्रारंभिक जीविका, या फिर कह सकता हूं यहाँ पे या निर्वाह कृषि। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ये जो है एक एक करके पूछा जाएगा, शॉर्ट में पूछता है कि प्रारंभिक जीविका या निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। अब याद रखिए, ये आपके 2020, 21 सॉरी 21 नहीं, 22, 23, 24, 25 हर में पूछा गया। वो लास्ट वाला 25 में, 23, 24 इस तरीके से ये पूछा गया है। तो आपको सारी चीजों को ध्यान से समझना है। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है, तब आपको समझ में आएगा ये सारी चीजें। प्रारंभिक जीविका या निर्वाह कृषि का मतलब क्या होता है, जो आपके कह सकता हूँ जंगल में रहने वाले लोग हैं, या फिर जो आप कह सकता हूँ कि जो आदिवासी लोग हैं, वो क्या करते हैं, किसी बड़े इलाके में जहाँ पे जंगल हो या फिर कह सकते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, वो करते क्या है, उसकी कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद उनको जला देते हैं, जला करके उसकी जो राख होती है उसको मिट्टी में मिला देते हैं। मिलाने के बाद कुछ साल वहीं पे खेती करेंगे, और कुछ साल के बाद क्या करते हैं, उस वाले भाग को वो छोड़ देते हैं, और कह सकता हूँ इसके बाद वो दूसरी जगह ऐसा चले जाए, दूसरी जगह ये सब काम करने लगते हैं। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा इस तरीके से क्या होता है झूम कल्टीवेशन। इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, झूम कल्टीवेशन। और एक चीज याद रखिए, इसको झूम कृषि के नाम से जानते हैं, और अलग अलग देशों में भी इसके अलग अलग नाम है। हमारे यहाँ पे जो अलग अलग स्टेट है वहां पे झूम कृषि को भी अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है। इसके बाद निर्वाह कृषि, यानी कि जीवन का निर्वाह करने के लिए जिस कृषि का होता है
निर्वाह कृषि। वाणिज्यिक कृषि का मतलब खेती को जब हम इस पर्पज से करें कि हमें क्या करना है, पैसे को कमाना है, इसको बोलते हैं कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। यानी कि जब हम क्या करें, ऐसे फसलों का उत्पादन करें और हमारा मेन पर्पज हो कि हम क्या करें, उसको बेच करके पैसे की प्राप्ति करेंगे। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे कपास को पता है कि कपास जो उत्पादित किया जाता है वो कपड़ों के उत्पादन में मदद करता है। तो क्या कह सकते हैं, वो क्या है, जब उनको बेचेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, तो वो हो जाएगी आपकी वाणिज्यिक कृषि। और कैसे, जो आपने नील सुना होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो क्या है, वो भी आपका वाणिज्यिक कृषि। रोपड़ कृषि क्या हुआ सर, ये भी हमें पैसे के लिए होता है। साथ में कह सकता हूं कि वो रोपड़ का मतलब होता है ना कि किसी कोई बड़ा सा इलाका है, बड़ी इस भूमि पे क्या हो, कोई व्यक्ति कृषि करे और मेन पर्पज पैसे ही कमाने हो। तो ध्यान दीजिएगा। तो आइए एक एक करके हम यहाँ पे चीजों को समझ लेते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे झूम कृषि के बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा है, मैं एक एक करके सारी चीजों को समझा देता हूँ। तो क्या लिखा है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। एक चीज और इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है कि इस तरह की खेती जमीन के टुकड़ों पर होती है। यहाँ पे क्या हो, छोटे छोटे वनस्पति हो इस तरीके से। बोला इसमें कौन करता है सर, आदिम करता है। आदिम का मतलब जो आदिवासी होते हैं। और बोला आदिम औजार परिवार या समुदाय का श्रम का इस्तेमाल करके किया जाएगा, क्योंकि सारे लोग क्या करेंगे, कटाई करेंगे, फिर उसको जला करके ऐसा कार्य करते हैं। और ये क्या होता है, ये खेती मुख्य रूप से मानसून पर और जमीन की प्रकृति की उर्वरता पर निर्भर होती है। साथ में क्या बोला, किसी विशेष स्थान की जलवायु को देखते हुए, ऐसा नहीं है कि वो जो आदिवासी हैं वो कहीं भी इस प्रकार का काम करने लगे, नहीं, उनको जहां लगेगा कि यहाँ पे ये खेती अच्छे से की जा सकती है तो वो वहीं पे ऐसा काम करते हैं। जलवायु को देखते हैं, कह सकते हैं मतलब वहां की जो कंडीशन है उसको देखते हैं, फिर ऐसा कार्य करते हैं। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट, कर्तन दहन खेती, जिसको हम कहते हैं झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सॉरी, यहाँ पे झूम हिंदी है, इसको इंग्लिश में कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन। शिफ्टिंग का मतलब होता है ना कि शिफ्ट करना, यानी एक बार यहाँ फिर दूसरी जगह, इस तरीके से। तो क्या हुआ कि इसको कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होगा, जमीन के टुकड़े की वनस्पति को पहले क्या करते हैं हम लोग, काट लेते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे और फिर उन्हें हम क्या करते हैं, जला देते हैं। और जलाने के बाद कह सकता हूँ उसकी जो राख होती है, उस राख को क्या करते हैं, मिट्टी में हम मिला देते हैं। और मिलने वाली जो राख होती है उससे क्या होगा, फिर हम वहां पे फसल की उगाई करते हैं। इसके बाद तो इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा कि प्रारंभिक कृषि या कह सकते हैं कर्तन दहन कृषि क्या होती है। अब एक चीज और याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, अभी मैं आपको एमसीक्यू भी दिखा रहा है। पूछा जाता है कि असम में, मेघालय में या फिर मिजोरम में, पीछे आपको नागालैंड रहेगा, तो इसमें प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिए झूम से, मणिपुर में इसको पामलू के नाम से जाना जाएगा, अंडमान निकोबार में दीपा के नाम से, और मध्य प्रदेश में वेबर दहिया। इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके एग्जाम में क्या बन जाता है, एमसीक्यू बन जाएगा। तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में झूम, मणिपुर में पामलू, अंडमान निकोबार में दीपा और मध्य प्रदेश में वेबर या दहिया। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा, मैं इसके पहले एमसीक्यू आपको दिखा दे रहा, जिससे क्या हो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या बोल रहा कि ये आपको 2023 का क्वेश्चन है, वो भी प्रीवियस ईयर है, डेट वहां पे मेंशन नहीं है। क्या बोला, कर्तन दहन कृषि प्रणाली को मेघालय, असम, मिजोरम, नागालैंड राज्यों में क्या कहते हैं। तो रोपड़ कहते हैं, बिल्कुल गलत है, रोपड़ ओपड़ नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं, तो रोपड़ नहीं कहते हैं। पामलू कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते हैं। दीपा कहते हैं, नहीं कहते हैं। झूम कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा दीपा, पामलू, झूम आदि निम्न में से कृषि के नाम है। किसके, वाणिज्यिक के, नहीं, निर्वाह के, गहन के, कर्तन दहन प्रणाली या फिर प्रारंभिक कृषि के बारे में। तो ये 2023 में पूछा गया था। अब आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। 2-3 और इसके जो टाइप हैं उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपसे बोल रहा कि गहन जीविका निर्वाह कृषि क्या होता है, तो ध्यान से मैं पढ़ देता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। बोला कि यह कृषि क्या होती है, सघन आबादी वाले क्षेत्रों में होगी, यानी कि जहां पे ज्यादा मात्रा में लोग रहते हैं। क्या बोला कि इस खेती में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का उपयोग करके क्या करते हैं,
ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर खेत लोग क्या है, जनसंख्या का कृषि पर दबाव होता है, यानी कि जो जीने के लिए कि अगर कृषि होगी तभी वो खा पाएंगे, नहीं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, गहन जीविका निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं। आगे क्या है, वाणिज्यिक कृषि, यानी कि इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, तो मैंने आपको बताया इसका मेन उद्देश्य होगा कि इसको हम क्या करेंगे, बेचेंगे, यानी कि जब पैदावार होगी तो हम उसको बेचेंगे। तो बोला खेती में अधिक पैदावार देने वाले, कह सकता हूं कि बीज, रासायनिक उर्वरक, इन सब का उपयोग करते हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में इस तरह के कार्य किए जाते हैं, जिससे हमें क्या मिले, पैसे मिले। इसका मेन फोकस होता है कि हमें पैसों की प्राप्ति होनी चाहिए, इसीलिए इस प्रकार की खेती आपकी की जाती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आपसे रोपड़ कृषि क्या है, बोला कि इसमें खेती में किसी एक फसल को क्या किया जाए, बड़े क्षेत्र पे आपका उगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको पता है हरियाणा पंजाब वाले इलाकों में ज्यादातर गेहूं की खेती होती है, ज्यादा भूमि होती है, वही आपकी रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि में बड़ी पूंजी और बहुत सारे कामगारों की आवश्यकता होती है, जैसे कि चाय हो गया, कॉफी हो गया, रबर, गन्ना, केला आदि, इन सब में क्या होता है, कह सकता हूँ ये रोपड़ कृषि है। बोला चाय का उत्पादन मुख्य रूप से असम और उत्तरी बंगाल के बागानों में किया जाता है। आपको ये चीजें तो पता ही होंगी, तो समझ में आ जाएगा। आगे क्या है, एमसीक्यू है, मैंने आपको करा दिया। यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा फसल या सस्य रूप हमें थोड़ा सा देखना है। इन चीजों को आज हम यहाँ पे देख लेंगे, फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी बची हुई चीजें मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या है कि फसल या सस्य प्रारूप क्या है, तो बोला कि अब मैं इन चीजों को बताते चलूंगा, साथ में समझाते चलूंगा। तो बोल रहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, देश में विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न रेशे वाली फसलें, तो आपको पता है कि इसमें क्या होंगे, खाद्यान्न फसलें भी उगाई जाती हैं, जो कह सकता हूँ रेशे जिनसे कपड़े बनाए जाते हैं उसकी भी खेती की जाती है, सब्जियां भी उगाई जाती हैं, फल भी उगाए जाते हैं, मसाले, मेवे, ये सारी चीजों की यहाँ पे खेती की जाती है। ये सब यहाँ पे क्या किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। इन सब का यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग उत्पादन करते हैं। आपको पता है, बोला कि मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसल ऋतुओं पाई जाती हैं, एक होती है रवि, खरीफ और जायद। बचपन में आपने सुना होगा, पिछली छोटी कक्षाओं में आपने इनके बारे में पढ़ा है, तो हमें वहां वही चीजें दोबारा से पढ़नी है। थोड़ी सी ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आपसे पूछे जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन यहीं से भूल जाते हैं। हमको टाइम, हमारा सारी, हमको आता सब है, लेकिन हम क्या करते हैं, इनको मिक्स कर देते हैं। लेकिन इन चीजों को आपको ध्यान से देखना है, तो हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं और फिर सारी चीजों के बारे में डिटेल में आगे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो क्या बोला, पहला कौन सा, रवि की फसल। अब रवि की फसल क्या होगी सर, ऐसी फसलें जो कब कह सकता हूं कि बुआई कब हो, या उनकी कह सकता हूं रोपाई या बुआई कब होती है, तो अक्टूबर में होती है। और कब कटाई की जाए, अप्रैल में। अब इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे आपने गेहूं के बारे में देखा होगा, तो जो गेहूं होते हैं वो क्या होती हैं कि वो आपके कब होते हैं, तो आपको पता है धान की कटाई हो जाती है, उसके बाद गेहूं को बोया जाता है। तो इसमें क्या आपको पता है कि गेहूं इस टाइम बोया जाएगा। इसके बाद और क्या हो सकता है, आपने सरसों के बारे में सुना होगा या देखा होगा, तो वो भी इसी टाइम पे। इसके अलावा कह सकता हूँ जो आपका चना होता है वो भी इसी टाइम पे। तो इस तरीके से रबी की फसल कब, अक्टूबर से शुरू होती है और अप्रैल में आपकी कट जाती है। इसके बाद दूसरी है आपकी कौन सी, खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल याद रखनी, ये आपकी जून से अक्टूबर में की जाती है। और ये कब, अब आपको पता है अक्टूबर में क्या कटता है, मैंने आपको बताया धान, तो ये भी क्या आ जाएंगे इसी में। हमें यहाँ पे देख लेने पड़ेंगे कि जिनकी फसल की जो बुआई होती है वो जून में और अक्टूबर में कटाई, जैसे कि आपको धान की खेती पता होगी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्या है, अगला बोल रहा हमारा कि अगला आपका है जायद की फसल। कौन कौन सी हो गई, रबी, खरीफ, जायद। बस याद रखिए, रबी को मान लीजिए आप कब होगा कि वो आपका अक्टूबर से होगा, रबी की फसल अक्टूबर से, बस इतना याद रखिए, रबी कब से, अक्टूबर से। अब ये अप्रैल में कट जाएगा। उसके बाद आपकी खरीफ आएगी, रबी, खरीफ, जायद। तो इस तरीके से, तो रबी, खरीफ, जायद। तो खरीफ कब, जून से अक्टूबर तक। मार्च से जून के बीच कौन सा होता है, आपने वाटरमेलन के बारे में सुना होगा, तरबूज, इन सारी चीजों के बारे में, तो वो कब होता है, तो उनको हम बोलते हैं जायद की फसलें, यानी जिनमें बीज होते हैं। वो क्या हुए, जैसे तरबूज हो गया, आपने खीरा के बारे में सुना होगा, आपने ककड़ी, इन सब के बारे में, तो वो आपका जायद की फसल हो जाती है। तो यही आपको आगे
लिखा हुआ मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं। क्या बोल रहा आपसे, देखिए ध्यान से। बोला कि रबी की फसलें सर्दियों में कब से अक्टूबर से आपकी बोई जाएंगी, और कह सकता हूं गर्मियों में अप्रैल से जून तक। जून नहीं रहेगा यहाँ पे, अप्रैल तक ही रहेगा। अप्रैल मई मान लीजिए, यहाँ पे मई तक होता है, कटाई उनकी हो जाती है। बोला कि गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, इनकी यहाँ पे खेती की जाती है। बोला मतलब इनकी ये फसलें होती हैं। साथ में ये फसल भारत की कहाँ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में होते हैं। बोला कि इन भागों में सर्दियों में होने वाली चक्रवाती वर्षा रबी की फसलों को क्या करती है, विशेष लाभकारी हो। चक्रवाती वर्षा जो आपकी भारत के उत्तरी इलाकों में जो आपकी आती है, कह सकता हूँ मेडिटेरियन सी की तरफ से जो वर्षा जिस कारण से इधर से आएगी, वो क्या होगी, इसके लिए हेल्पफुल होगी, लाभदायक होगी। तो वही आपको यहाँ पे बता रहा। तो रबी की फसल हो गई। इसके बाद हम खरीफ की देखते हैं। ये भी सेम लगभग उसी तरीके से है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, जून जुलाई में ये इनकी बुआई की जाती है। आपको ये चीजें याद रखनी है, ये आपसे पूछा जाता है। आपको मैं अभी क्वेश्चन भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, जिसमें क्या है, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, ये सब आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में ये फसलें की जाती हैं। जायद की फसल रबी और खरीफ ऋतुओं के बीच, यानी कि आप देख रहे होंगे कि मार्च में ठंडी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, बट थोड़ा बहुत होता है, उस टाइम पे इसकी बुआई होती है। और इस ऋतु को हम क्या कहते हैं, जायद ऋतु। और इसमें उगाई जाने वाली फसलें क्या हैं, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, सब्जियां, हरा चारा, ये सब है। गन्ना पूरे वर्ष उगाया जाता है। इंपॉर्टेंट, कौन सी ऐसी फसल है जो पूरे वर्ष उगती है, तो वो क्या हो जाता है, गन्ना, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बोला कि इसे रबी और जायद दोनों प्रकार के फसलों में स्थान दिया जाता है, क्योंकि बीच में पड़ रहा तो फिक्स नहीं है किसका है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा कि रबी की फसलों को बोने का समय कौन सा है, तो कौन सा है, अगस्त सितंबर नहीं, मार्च अप्रैल ये भी नहीं, जून जुलाई नहीं, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक, क्योंकि रबी के बाद खरीफ आएगा। तो पहले आपको पता था कि जो रबी वाली है वो अक्टूबर से शुरू हो रही थी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है, 2020-2024 में पूछा गया। बोला कि खरीफ मतलब जिनकी बुआई कब की जाए, जून के आसपास किया जाए। और तो क्या है, यहाँ पे चना है, धान है, कपास है। तो ये आपने देखा, सॉरी, यहाँ पे आपने धान को देखा कि धान की जो है वो कब होती है, तो ये हो जाती है आपकी खरीफ की फसल के अंदर। आपने यहाँ पे खरीफ में पढ़ा है, जैसे क्या है आपका, बोला कि चावल है, चावल का मतलब वही धान, इसकी खेती की जाती है। तो आपको यहाँ पे आंसर समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ तक हम आज चीजों को रहने देते हैं, बाकी जो आपका इसका बचा हुआ पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, कल देख लेंगे। तो इस तरीके से इतने टॉपिक्स आपके पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। और बाकी बच्चे भी मैं आपको टॉपिक बता दे रहा, इसमें कौन कौन से आपके टॉपिक बचे हैं, मैं उनको दिखा के फिर क्या करता हूँ, इस वीडियो को खत्म करता हूँ। यहाँ पे सस्य प्रारूप तक मैंने दिखा दिया। भारत की प्रमुख फसलों के बारे में अभी थोड़ा सा बताऊंगा। अब भूदान आंदोलन, ये भी कल आपका 40 से 45 मिनट में पूरी तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चौथा चैप्टर भी आपका ज्योग्राफी का कंप्लीट करा दूंगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कई ऐसी चीजें प्रोवाइड करने वाला हूं अभी आने वाले समय में, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगी। धन्यवाद।